हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका संकल्प स्टडी सर्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। एक बार फिर से हम करंट अफेयर्स की सीरीज को शुरू कर रहे हैं और इस बार ये जो डेली करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो सिर्फ डेली करंट अफेयर्स नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, पिछले बहुत से मंथ्स का सारा करंट अफेयर्स कवर करते जाएंगे। ठीक है, वो आप इस वीडियो के बाद समझ जाओगे कि जैसे अगर हम एक दिन के 15 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं तो वो सिर्फ 15 क्वेश्चन नहीं, करीब 100 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है? अगर आप लोग को ऑलरेडी इस क्वेश्चन के यहाँ पे हम लोग बेस्ट क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं और इससे सारे रिलेटेड टॉपिक्स हम देखेंगे। जैसे रिलेटेड टॉपिक्स क्या रहेगा, जैसे आप लोग बताइए कि डिजिटल इंडिया कैंपेन की शुरुआत हुई कब? डिजिटल इंडिया कैंपेन की शुरुआत कब हुई? ठीक है, एग्जैक्ट डेट चाहिए मुझे, इसकी एग्जैक्ट डेट बताइएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड डिजिटल इंडिया वीक 2022 इन विच स्टेट? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो है वो है गुजरात। इसका करेक्ट आंसर क्या है? गांधीनगर, गुजरात। चलो, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे डिजिटल इंडिया कैंपेन की शुरुआत कब हुई है। दूसरा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किधर है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किधर बना गया है? ठीक है, सिर्फ गुजरात से काम नहीं चलेगा, इसके अंदर की पूरी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलो अपनी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के ओर बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया कैंपेन की जो शुरुआत हुई है वो 1 जुलाई 2015 में हुई है। ठीक है, 1 जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत हुई है। याद रखिएगा, डिजिटल इंडिया वीक इसी से, जो 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक का जो समय रहता है, ठीक है, इसमें मनाया जाता है क्या? डिजिटल इंडिया वीक मनाया जाता है। ठीक है ना, डिजिटल इंडिया यही जो भीम, गूगल पे, फोन पे, ये सब जैसे जो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हो, इसी के थ्रू डिजिटल इंडिया जो मनाया जाता है, डिजिटल इंडिया वीक जो मनाया जाता है वो कब से मनाया जाता है? 1 जुलाई 2015 से 7 जुलाई तक। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई कहां थी? गांधीनगर, गुजरात। ठीक है, यही क्वेश्चन था बच्चों, इसकी शुरुआत कहां हुई थी? गांधीनगर, गुजरात। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए। फर्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी, मोदी जी ने एक नई चीज शुरुआत की है, फर्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस। मतलब जितने भी हमारे कैबिनेट के जो सेक्रेटरी हैं, सचिव लोग हैं, उनकी एक कॉन्फ्रेंस होगी। तो फर्स्ट ऐसी कॉन्फ्रेंस कहां हुई है बच्चों? तो धर्मशाला। पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस कहां हुई है? धर्मशाला। कौन से स्टेट में ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए इसी में एक और पॉइंट इंक्लूड करो, फर्स्ट पोस्ट बाय ड्रोन। मतलब ड्रोन के द्वारा कोई पोस्ट ऐसे शुरुआत की गई है, तो ये कौन से स्टेट द्वारा शुरुआत की गई है? तो इसका भी आंसर क्या है बच्चों? गुजरात। इसका भी आंसर क्या है? गुजरात। एक और पॉइंट मैंने अभी पूछा आपको, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किधर है ना? तो सिर्फ गुजरात से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा याद रखना है, एकता नगर, गुजरात। ठीक है, एकता नगर, गुजरात इसका सही आंसर है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बताया आपको, एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स मिलते जाएंगे, जो भी जहां से भी रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे हम उनको यहीं पे कवर करते जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, who has become the first Asian president of International Weightlifting Federation, IWF, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बच्चों इसके अध्यक्ष आप लोग को बताना है कि भाई इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग आपका जो कंपटीशन हुआ है, इसके अध्यक्ष कहाँ से बने हैं और कौन बने हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो याद रखोगे इनके जो अध्यक्ष बने हैं ये मोहम्मद जालौद बने हैं। ठीक है ना, कौन बने इसके अध्यक्ष? मोहम्मद जालौद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से, और जितने भी करंट जो भी हमारे स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उनको हम एक अलग प्लेटफॉर्म में पूरी तरीके से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे शुरू मतलब किस तारीख को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक चीज बताओ कि भारत ने रीयूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बैन कर दिया है, तो ये बैन किस डेट को किया गया है? ठीक है, ये बैन हुआ है 1 जुलाई को। कब बैन किया गया? ये 1 जुलाई को बैन किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि 1 जुलाई को ही इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को मनाया जाता है। यहीं से कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करो, जीएसटी डे कब मनाया जाता है? जीएसटी डे कब सेलिब्रेट होता है? हाल ही में अभी डॉक्टर्स डे गया है, डॉक्टर्स डे कब सेलिब्रेट होता है?
ठीक है, डॉक्टर्स डे कब सेलिब्रेट होता है? अभी अभी कौन सा डे गया है? सीए डे गया है। सीए डे कब सेलिब्रेट होता है? ठीक है, एक और क्वेश्चन, एसबीआई एसबीआई फाउंडेशन डे, एसबीआई फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कोशिश करो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या है बताने की, है ना। हम बढ़ते हैं कि ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनके आंसर जानने के लिए। तो आप लोग जानो, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 3 जुलाई है। ये पिछले क्वेश्चंस का आंसर है हमारा, ठीक है। तो इसको सेलिब्रेट कब किया जाता है? 3 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ये 4 नाम मैंने अभी लिखे थे आप लोगों के लिए, ठीक है। इन सबको कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 जुलाई। कब सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों? 1 जुलाई। याद रखने का एक छोटा सा तरीका है, बस याद रख लो। देखो, कोई डॉक्टर है, ठीक है, कौन है? कोई डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर किसके पास गया? सीए के पास गया है। डॉक्टर किसके पास गया है? सीए के पास गया है। सीए के पास क्या करने गया है? उसके पास गया है बोलना, भाई प्लीज मेरा जीएसटी बचा लो, बहुत ज्यादा टैक्स वगैरह लग रहा है, बस याद करने के लिए जीएसटी बचा लो। तो उसने पूछा कौन से बैंक में आपका अकाउंट है? उसने बोला भाई एसबीआई में, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखोगे आप, डॉक्टर्स डे, सीए डे, ठीक है, आपका जीएसटी डे और एसबीआई डे, एसबीआई फाउंडेशन डे जिसे बोला जाता है, ये चारों एक ही डेट को मनाया जाता है। और ये डेट कौन सी है? 1 जुलाई। क्लियर रहेगा, ठीक है। चलो, वर्ल्ड यूएफओ डे। यूएफओ डे क्या है? अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, जो उड़न तस्तरी वगैरह जिसको बोला जाता है ना, तो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों? ये सेलिब्रेट किया जाता है 2 जुलाई। यूएस फ्रीडम डे, यूनाइटेड स्टेट्स को आजादी कब मिली थी? तो ये माना जाता है कब? 4 जुलाई को यूएस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये याद रखोगे आप लोग, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 11 जुलाई। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 11 जुलाई। चलो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा जरूरी आ जाता है ये क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला डे। नेल्सन मंडेला डे किस दिन सेलिब्रेट होता है? तो याद रखना, ये किस दिन सेलिब्रेट होता है? 18 जुलाई। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप लोग को याद हो रही होंगी। ये सारी चीजें तो याद कर ही लेना, डॉक्टर डे, सीए डे, जीएसटी डे, एसबीआई डे। उसके बाद बस सीक्वेंस में बढ़ते जाओ। 2 जुलाई को क्या बनाया जाता है? यूएफओ डे। यूएस फ्रीडम डे 4 जुलाई, पॉपुलेशन डे 11 जुलाई और नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई। यहां तक चीजें आपको याद रखनी है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। याद कैसे करोगे? इनको बार बार बोलो, सिर्फ वीडियो देखने से याद नहीं होगा, ठीक है। बार बार बोलो, 5-5, 10-10 बार बोल बोल के याद करो, तब जाके चीजें याद होंगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट, इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू रीच 675 मिलियन। मतलब देखो, यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हुई हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और ये रिपोर्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि किस तारीख तक, मतलब किस साल तक जो भारत के शहरों की पॉपुलेशन 675 मिलियन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 675 मिलियन। ऐसी सेंसस आई हैं कि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट, मतलब ये अंदाजा है, एग्जैक्ट है नहीं कि हो जाएंगी। ये क्या है? अंदाजा मात्र है, ठीक है ना, कि भाई ऐसा अंदाजा किया गया है कि ऐसा हो जाएगा। तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों 2035 तक, ठीक है। चलो, 2035 तक। चलो, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। भारत में सर्वप्रथम पहली बार जनगणना किसने शुरू किया था और कब शुरू हुआ था? भारत में सर्वप्रथम, एक सेकंड, हाँ, भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसने शुरू किया था और कब हुआ था? ठीक है, चलो, किसने शुरू किया था और कब हुआ था, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन, सर्वप्रथम मतलब प्रॉपर वे से जनगणना जो शुरू हुआ है वो कब शुरू हुआ है? भारत में प्रॉपरली जो जनगणना शुरू हुआ है, जो अभी तक चला आ रहा है कंटिन्यूअस, ये कब हुआ है ये बताना है आपको, ठीक है। आप लोगों ने बच्चों नाम सुना होगा एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का, किसका? ज्योग्राफी में एक टर्म आता है डेमोग्राफिक। ये जो 2 क्वेश्चन आए भारत के जनगणना से रिलेटेड, ये अक्सर हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी का है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसी तरीके से बच्चों करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, एक टॉपिक से बहुत सारी चीजें रिलेट हो जाती हैं, ठीक है ना। तो भारत में जो सर्वप्रथम जनगणना शुरू हुआ था वो शुरू किया था लॉर्ड मायो ने, ठीक है। किसने शुरू किया था? लॉर्ड मायो, ठीक है। कब शुरू किया था बच्चों? तो 1872 लॉर्ड मायो ने इसको शुरुआत की थी। और कब शुरुआत की थी? 1872। बाद में 1881 में लॉर्ड रिपन ने, हम पढ़ते हैं लॉर्ड रिपन एक उदारवादी व्यक्ति थे, है ना, इन्हीं के टाइम पे इल्बर्ट बिल आया था, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन ने
क्या शुरुआत कर दी, 1881 से प्रॉपर जनगणना शुरुआत कर दी, जो कि अभी तक चली आ रही है। अभी हम कौन सी जनगणना की रिपोर्ट के हिसाब से चल रहे हैं, 2011 और 2021 की जनगणना अभी चल रही है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन था डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है, जिन्हें जनांकीय लाभांश भी बोला जाता है, ये क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि किसी देश में किस उम्र से लेके किस उम्र तक की जनसंख्या ज्यादा पाई जा रही है। मेरा समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे मान लो एक सिटी में लोग रह रहे हैं 100, कितने लोग रह रहे हैं 100, यहाँ पे 20 से लेके 30 साल तक की जनसंख्या ज्यादा पाई जा रही है। 20 से लेके 30 साल तक जो लोग हैं वो है मान लो 40 लोग हैं। ठीक है, बाकी 10 से 20 हो गए 10, 20 से 30 हो गए आपके 40, 30 से 40 हो गए आपके 50, इस तरीके मतलब 50 तो नहीं, मान लो 20 हो गए, ऐसा अंदाजा मान लो। ठीक है, तो किसी क्षेत्र में किस उम्र वाली जनसंख्या ज्यादा पाई जा रही है वो कहलाता है उस क्षेत्र का डेमोग्राफिक डिविडेंड। समझ में आ गया होगा बच्चों। तो भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कल क्वेश्चन आ जाएगा अगर ये किसी एग्जाम में, तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। ठीक है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत का कितना है, 15 से लेके 64 साल तक का। ठीक है, इसी तरीके के बहुत सारे कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम यहाँ कवर करेंगे। भारत में पहली जनगणना क्या हुई है, ये बच्चों मिस प्रिंट है, ये लॉर्ड मायो है। ये क्या है, लॉर्ड मायो। भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मायो ने 1872 में करवाई थी। पहली नियमित जनगणना मतलब प्रॉपर तरीके से जो जनगणना हुई है वो किसने करवाई है, लॉर्ड रिपन ने करवाई है, और हुई कब है, 1881। जनांकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसी को बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, ये कितना है भारत का बच्चों, तो ये है 15 से लेके 64 वर्ष तक। क्या जनसंख्या विस्फोट, भारत में एक बार जनसंख्या विस्फोट हुआ था, कितने सालों के लिए, 30 सालों के लिए। इस 30 साल में जनसंख्या पिछले साल से 2 गुनी बढ़ गई थी। ठीक है, तो याद रखना है आपको बच्चों, ये कैसा कब हुआ था, ये 1951 से 81, ये 30 साल कौन से थे, 1951 से 81, यहाँ जनसंख्या 2 गुनी तेजी से बढ़ी थी। ठीक है, और ऐसा भी एक टाइम आया था जब जनसंख्या क्या हो गई थी, घटी थी। भारत में आज तक के इतिहास में एक ही बार ऐसा हुआ है बच्चों जब जनसंख्या क्या हुई है, घटी हुई है, नहीं तो हम सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने का काम करते हैं, घटाने का नहीं। ठीक है ना, आज तक ऐसा एक ही बार हुआ इतिहास में जब जनसंख्या घटी थी, और वो कौन सा समय था, 1921 का। वो वाला पॉइंट भी मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया है, 1921 का। कौन सी जनगणना थी, वो छठी जनगणना थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ था जब जनसंख्या में क्या हुआ था, कमी आई थी, और इस ईयर को बोला जाता था महाविभाजक वर्ष, मतलब ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको याद रखना, कभी भी एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो कुछ और फैक्ट्स हैं जो हम देखेंगे। 2011 की जनगणना के हिसाब से हमारी कुल आबादी कितनी है, 121 करोड़। हमारी लिटरेसी रेट, साक्षरता दर कितना है, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर कितना है, तो बच्चों 74%। मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पता होगा कि भारत में साक्षर किसे माना जाता है, जो अपना नाम लिख पढ़ और बोल सकता है उसे साक्षर माना जाता है। ठीक है, चलो कोई ऐसा नहीं है कि जो 10वीं पास है, जो 12वीं पास है। ठीक है, चलो लिंग अनुपात मतलब सेक्स रेशियो कितना है, हर 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां पाई जाती है, 943। तो ये याद रखोगे आप, हर 1000 लड़कों में स्त्रियां, महिलाएं कितनी पाई जाती है, 943। ठीक है, घनत्व क्या है, यहाँ घनत्व से मतलब है डेंसिटी से मतलब है, समझिएगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर में, अगर मैं बात करूं कि ये 1 किलोमीटर लेंथ, 1 किलोमीटर ब्रेड, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं, तो याद रखना 1 किलोमीटर स्क्वायर में 382 लोग रह रहे हैं। तो यहाँ भारत का घनत्व कितना है, 382 पर किलोमीटर स्क्वायर। शहरी जनसंख्या, आज भी देखो शहरी जनसंख्या 31.3% है, और जो बच गई वो कितनी हो गई, वो आपकी रूरल जनसंख्या हो गई, ग्रामीण जनसंख्या हो गई। ठीक है ना, चलो SC ST की जनसंख्या भारत में कितनी है, तो 25.2%। उम्मीद करता हूं ये सारा डाटा आप लोग याद रखोगे। भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसने शुरू किया था, तो याद रखोगे लॉर्ड मायो। कब, तो भाई 1872। उसके बाद प्रॉपर नियमित रूप से किसने किया, तो नियमित रूप से किया था सर लॉर्ड रिपन ने। कब किया था, 1880।
2001 में किया था। डेमोग्राफिक डिविडेंड कितने साल से कितने साल के लोग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो 15 साल से 64 साल के लोग भारत में ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट, सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी थी कब, 51 से 81, 1951 से 1981, ठीक है। और अच्छा यहीं से याद रखो जनसंख्या सबसे कम कब हुई थी, तो 1921। इस साल को क्या बोला जाता था, महाविभाजक वर्ष। हमारा घनत्व कितना है, 382 पर किलोमीटर स्क्वायर। भारत की साक्षरता दर तो 74%। भारत की कुल आबादी 121 करोड़। अरे बोलो, चिल्लाओ, मुंह से आवाज निकालो, ठीक है। भारत का सेक्स रेशियो कितना है, 943 लड़कियों में 1000 लड़के, मतलब बोलो कि 1000 लड़कों में 943 गर्ल्स पाई जाती है। अच्छा ये सेक्स रेशियो भारत का एक एवरेज है ना, केरला में लड़कियां ज्यादा है, हरियाणा में लड़कियां बहुत कम है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग सेक्स रेशियो है अलग अलग स्टेट्स का। चलो तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। When the installation of 75 trees, 75 trees as part of the आजादी का अमृत महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सारी चीजें आपको आने वाले एग्जाम्स में मिलेंगी देखने के लिए। आजादी का अमृत महोत्सव, द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है ना। चलो, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, चलो यहां से मैं एक दो क्वेश्चन बताता हूं। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का चेयरपर्सन कौन है, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। एनजीटी का चेयरपर्सन कौन है, एनजीटी क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ठीक है। चलो क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हैज एस्टेब्लिश्ड नमामि गंगे अमृत वाटिका एट कालिंदी कुंज घाट ऑन विच रिवर, है ना। तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है बच्चों। आजादी का अमृत महोत्सव कब मनाया गया, मतलब किस नदी के किनारे, कालिंदी कुंज में किस नदी के किनारे मनाया गया, ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो चलो सबसे पहली बात तो समझो आजादी का अमृत महोत्सव क्या हो रहा है। हाल ही में हमने आजादी के 75 साल पूरे किए हैं, ठीक है। तो उस उपलक्ष्य में हम 75 वीक्स के लिए, कितने के लिए, 75, देखो ये इंफॉर्मेशन यहां नहीं दी गई है, ध्यान से समझना। हम 75 वीक्स के लिए क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव, मतलब 25 साल के लिए। तो 75 ईयर से लेके 100 ईयर्स तक ये जो पूरा है हम सेलिब्रेशन करेंगे 25 साल के लिए, मतलब 75 वीक्स के लिए। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो कितने हफ्तों के लिए मनाया जा रहा है, ये सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि कितने हफ्तों के लिए मनाया जा रहा है, तो 75 हफ्तों के लिए, ठीक है। अब इसी के हिसाब से बोला गया है अमृतकाल। अमृतकाल किसे बोला गया है, अमृत काल किसे बोला गया है, तो याद रखना बच्चों, अमृत काल बोला गया है 2022 से लेके 2047 तक। इस बार हम आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं और 2022 से लेके आजादी के जब तक 100 साल पूरे नहीं हो जाते, 1947 में हमें आजादी मिली थी, 1947 से 2047 जैसे हमारे 100 साल पूरे होंगे, हम इस काल को क्या बोल रहे हैं, अमृत काल बोल रहे हैं, याद रहेगा। एक और क्वेश्चन, नमामि गंगे योजना, कौन सी, गंगा रिवर की बात हो रही है, तो यहां ये क्वेश्चन इंक्लूड करो, नमामि गंगे योजना। हालांकि पुराना है लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है, कब शुरू की, नमामि गंगे योजना कब शुरू की गई थी, मोदी सरकार द्वारा ही 2014-15 में नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई थी। चलो ठीक है, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देखते हैं। अच्छा इसका आंसर तो बता दूं आपको, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि भाई आजादी का अमृत महोत्सव जो कालिंदी कुंज घाट में मनाया जा रहा है वो किस नदी के किनारे, तो याद रखो, अगर आपको ये याद रह गया कि ये कालिंदी कुंज कहाँ है बच्चों, ये है दिल्ली में, ये कहाँ है, दिल्ली में है। तो अब बताओ क्या दिल्ली में कौन सी नदी है, क्या दिल्ली में गंगा है, कावेरी है, गोदावरी है, दिल्ली में कौन सी नदी है, यमुना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, यमुना रिवर, ठीक है ना, याद रहेगा। कालिंदी कुंज घाट पे मनाया जा रहा है, कौन सी नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। कालिंदी कुंज कहाँ है, दिल्ली में। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आजादी का अमृत महोत्सव कितने हफ्तों के लिए मनाया जा रहा है, भाई मैंने पहले बता दिया 75 सप्ताह के लिए मनाया जा रहा है। देख लो यहाँ पे आपके लिए पीडीएफ पूरा रेडी करके दिया गया है। अमृतकाल मैंने पहले बता दिया 2022 से लेके 2047 तक के लिए आपका जो समय है वो क्या है, अमृतकाल, ठीक है। और ये कितना है, जैसे समझोगे आप तो 75 साल से 100 साल, आजादी के 75 साल से 100 साल। नमामि गंगे योजना कब, 2014-15। अच्छा एक और क्वेश्चन, नमामि गंगे योजना का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है, आप लोग को ऑप्शन में आएगा अक्षय कुमार, ये वो, ठीक है। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया गया। बचपन में आप लोग चाचा चौधरी देखे हो, चाचा चौधरी, ठीक है। तो चाचा चौधरी को क्या बनाया गया है, नमामि गंगे ब्रांड एम्बेसडर का
नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, नमामि यमुने करके एक स्कीम शुरू हुई थी बहुत पहले। ठीक है, और यमुना गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है, इसीलिए पता है आपको कि उसमें चाचा चौधरी में एक कैरेक्टर रहा करता था साबू, जानते हो, जो बहुत बॉडी बिल्डर जो गुंडों से लड़ा करता था। ठीक है, तो नमामि यमुने के लिए किसको बनाया गया था? साबू। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप लोग याद रखना। ठीक है, नमामि गंगे अमृत वाटिका, अभी मैंने बता दिया कि ये दिल्ली में कालिंदी कुंज है, और दिल्ली में कौन सी रिवर पाई जाती है? यमुना रिवर पाई जाती है, जिसके किनारे ये फेस्टिवल जो है मनाया जा रहा है। चलो कुछ चीजें अभी अभी जो शुरुआत हुई है उसको देख लो, याद रखो। जीएसटी म्यूजियम कहाँ है बच्चों? पाणाजी कहाँ है? गोवा। कहाँ है? गोवा। जीएसटी म्यूजियम कहाँ है? पाणाजी, गोवा। पीएम प्रधानमंत्री म्यूजियम कहाँ है? तो प्रधानमंत्री म्यूजियम है दिल्ली में। ये तो याद रहेगा कि प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम कहाँ से है? तो दिल्ली में। जीएसटी म्यूजियम कहाँ है? पाणाजी, गोवा। अरे बोलो, मुंह से आवाज निकालो, आंख बंद करके देखना नहीं है बस। जीएसटी म्यूजियम पाणजी, गोवा। पीएम म्यूजियम दिल्ली। चंदन का म्यूजियम, ठीक है, चंदन के म्यूजियम है मैसूर, कर्नाटका। कहाँ है? कर्नाटका में, मैसूर, कर्नाटका। ठीक है, देखो एक मैसूर सैंडल सोप आती है, पता है? मैसूर सैंडल सोप बहुत अच्छी होती है, ये आपको ऑनलाइन मिलेगी और बहुत फेमस होती है ये। इसमें एकदम चंदन की खुशबू आती है, और ये पता है कहाँ से आती है? सीधे कर्नाटका से आती है। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग को याद हो जाए। ठीक है, ऑनलाइन आप देख भी सकते हो, सीधे कर्नाटका से आती है ये, आपके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या आसपास कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है ना। चलो, वाणिज्य भवन कहाँ पे बनाया गया है बच्चों? तो वाणिज्य भवन याद रखो, वाणिज्य भवन, पीएम म्यूजियम, ये सब चीज कहाँ बनाई गई है? तो ये बनाई गई है दिल्ली में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद हो गई होंगी। बोल बोल के पढ़ोगे तो याद होगी, देखोगे सिर्फ टाइम पास के लिए तो याद नहीं होगी। टाइम पास के लिए देख रहे हो तो मत देखो, बोल बोल के देखो। आने वाले समय में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दिखेंगे। मैंने पहले बोला ये सिर्फ 15 क्वेश्चन नहीं है, ये करीब 100+ टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच, रेलवे वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच एक्सप्रेस ट्रेन हैज लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन द कंट्री? और सिर्फ रेलवे वालों के लिए नहीं, बाकी सारी एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। अभी तक में कौन सी ऐसी ट्रेन है जो सबसे लंबी यात्रा कवर करेगी? और ये भी आपको याद रखना है, कहां से कहां? डिब्रूगढ़। बच्चों डिब्रूगढ़ कहां है? असम, लिखा हुआ है यहाँ, डिब्रूगढ़ इन असम टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। ठीक है, डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम, है ना। तो असम से कन्याकुमारी, समझ पा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट से साउथ इंडिया के लिए अब तक की सबसे लंबी ट्रेन कहाँ पे, मतलब कहाँ से चल रही है और इसका नाम क्या है? तो ये सिंपल सा फैक्ट है, याद रखोगे बच्चों कि अब तक के सबसे लंबी ट्रेन जो चल रही है वो किस नाम से चल रही है? विवेक। किस नाम से चल रही है बच्चों? विवेक। अब एक और क्वेश्चन बनता है, ये जो सबसे लंबी ट्रेन है, ठीक है, ये भारत के कितने स्टेट से होके जाएगी? ठीक है, कितने स्टेट से होके जाएगी बच्चों? ये 9 स्टेट से होके जाएगी। भारत के कितने राज्यों से होके गुजरेगी? अरे बोलो मुंह से, कितने राज्यों से होके गुजरेगी? 9 स्टेट से होके गुजरेगी। ठीक है ना। चलो, है ना। तो इसके कुछ फैक्ट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। ट्रेन का, ये जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसका नाम क्या है? आंसर क्या है? विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। मैंने बताया कितने स्टेट से होके गुजरेगी? ये 9 स्टेट्स को क्या करेगी? कवर करेगी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 4247 किलोमीटर, समझ रहे हो? करीब 4 दिन की जर्नी होगी इसकी। कितने दिन की? 4 दिन की जर्नी होगी। एक तो एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है ना, 4 दिन लगाएगी अपनी ट्रेवलिंग करने में। 4247 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। कहां से कहां तक? ये भी हमने देख लिया, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। कहां से कहां तक? डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। चलो, इसमें कुछ चीजें और मैंने आपके लिए ऐड कर दी है। क्या? फर्स्ट किसान रेलवे। कौन सी? फर्स्ट किसान रेलवे। तो ये कहां से कहां शुरू हुई है? देवलाली टू दानापुर, मतलब महाराष्ट्र टू बिहार। अरे याद रहेगा, बोल के पढ़ोगे तो याद रहेगा। कहां से कहां तक? देवलाली से दानापुर। फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन, सॉरी, फर्स्ट प्राइवेट रेलवे, फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन कौन सी चली है? तो दिल्ली से लखनऊ, जिसको हम तेजस के नाम से जानते हैं, बहुत फेमस है, बहुत बेहतरीन ट्रेन है। ठीक है, चलो, दिल्ली से लखनऊ तेजस ट्रेन। और फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन, तो भाई फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के भोपाल में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है हबीबगंज। और जैसा कि इसका नाम भी बदला जा चुका है, रानी कमलापति। ठीक है ना, रानी कमलापति। आप देख सकते हो, जो भी आंसर आपके ऑप्शन, जो भी ऑप्शन आपके आंसर में होगा वही आपका राइट आंसर होगा। मैं पहले ही बोला हूं, ये सिर्फ 15 क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये 100 से ज्यादा टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं। ठीक है ना। विवेक एक्सप्रेस कहां से कहां चल रही है? तो भाई असम से लेके कन्याकुमारी तक। ठीक है, डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक चल रही है। ठीक है, तमिलनाडु तक। कितने स्टेट? 9 स्टेट। कितना डिस्टेंस? 4247। पहली किसान रेलवे देवलाली से दानापुर, महाराष्ट्र से बिहार। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ चीजें ऐड करता हूँ। भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाया किसने था?
चलो, और कब लाया था ये दोनों? भारत में सर्वप्रथम रेलवे आई थी 1853। लाया किसने था? लॉर्ड डलहौजी। लाया किसने था? लॉर्ड डलहौजी। ये इंफॉर्मेशन लिखी नहीं है बच्चों, लिख लोगे यहीं पे। हिस्ट्री में ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। कहां से कहां तक चली थी सबसे पहली ट्रेन? मुंबई टू थाने। ठीक है, दोनों चीज महाराष्ट्र में है, मुंबई टू थाने, बॉम्बे टू थाने। चलो, ये कुछ चीजें हैं यहाँ पे। और मैं चीज अगर ऐड करूं तो फर्स्ट टेलीग्राफ कब आया था भारत में और किसने लाया था? ये भी आया था 1853, लाया भी गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा। चलो ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें याद हो रही होंगी। नहीं याद हो रही हैं तो आप लोगों को याद करना है, बोल बोल के पढ़ोगे तो ये सारी चीजें क्या होती जाएंगी? याद होती जाएंगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्यूएस्ट बेस्ट स्टूडेंट सिटीज। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत बेहतरीन। एक दो एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आने वाले समय में और पूछा जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्यूएस्ट बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023, which city has emerged as India's highest ranked student city? सबसे पहले तो ये बताओ कि कौन सी सिटी पढ़ने के लिए विश्व में सबसे अच्छी है? विश्व में बात कर रहा हूं मैं, आपका क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंडिया में, आपको बताना है कहां? विश्व में। ठीक है, तो विश्व में ये जो क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज की रैंकिंग आई है, ठीक है ना, सबसे पहली जो सिटी है जो पढ़ने के लिए बच्चों के लिए सबसे अच्छी है वो कौन सी है? लंदन। सबसे अच्छी बच्चे सिटी कौन सी है? लंदन। लंदन पता है आप लोग को, ब्रिटेन। ठीक है, दूसरी है सियोल। कौन सी है? सियोल। ठीक है, कोरिया। कौन सी कंट्री है ये? कोरिया में है सियोल। ठीक है, और तीसरी हमारी कंट्री कौन सी है बच्चों? यूरिच। तीसरी कंट्री कौन सी है? यूरिच। ये कहां पड़ती है? ऑस्ट्रेलिया। तीनों याद रखोगे। पहले नंबर पे रैंक किसको मिला है? अरे बोलो, लंदन। दूसरे नंबर पे सियोल और तीसरे नंबर पे ज्यूरिच। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि भारत में सबसे बेहतरीन सिटी कौन सी है पढ़ने के लिए। ठीक है ना, तो भारत में 103, देखो हमारा भारत सेंचुरी से नीचे बात नहीं करता, 140 कंट्री। अब पता है कितनी कंट्रियों में से आया है? 140 देशों में से भारत का जो रैंकिंग आया है सबसे पहला वो आया 103। और आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का आपका मुंबई। भारत में सबसे अच्छी सिटी पढ़ने के लिए कौन सी है? मुंबई। ठीक है, कौन सी रैंक मिली है? 140 देशों में से 130वीं 103rd रैंक लगी है किसकी? मुंबई की। 114वीं रैंक लगी है किसकी? बेंगलुरु की। ठीक है, 114वीं रैंक किसकी लगी है बच्चों? बेंगलुरु की लगी है। ठीक है, बेंगलुरु के बाद आता है आपका कोटा और फिर उसके बाद आता है आपका दिल्ली। ठीक है, बेंगलुरु के बाद आता है आपका चेन्नई और चेन्नई के बाद आता है आपका दिल्ली। चलो क्लियर है ना? एक बार डिटेल में ये सारी चीजें देख लेंगे। बेस्ट स्टूडेंट सिटी पहले नंबर पे कौन है? लंदन। दूसरे नंबर पे सियोल, तीसरे नंबर पे ज्यूरिच। कंट्री बता दिया मैंने, नॉर्थ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मुंबई। और फिर 103वीं रैंक, यहाँ पे आप लोग को नंबर भी याद रखना है। मुंबई की रैंक कौन सी आई है? 103। बेंगलुरु की रैंक कौन सी आई है? 114। चेन्नई की रैंक है 125 और दिल्ली की रैंक कितनी है? अरे बोलो, 129। ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ और आपको रीडिंग्स दी गई हैं, कुछ और रेटिंग्स बताई गई हैं। विश्व में रहने योग्य शहर, मतलब सबसे बेहतरीन शहर कौन सा है? वियना। विश्व का सबसे महंगा शहर तेल अवीव। ठीक है, विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा डिसाइड हुआ है? तेल अवीव। भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट केम्पेगौड़ा। ठीक है, क्या नाम है? केम्पेगौड़ा। भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा है? केम्पेगौड़ा। सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कल्चर। तो वो आ जाता है कौन सा? IISc बेंगलुरु। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गया? IISc बेंगलुरु। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? इन विच स्टेट द डेजर्ट कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी हैज ऑर्गेनाइज्ड सुरक्षा मंथन 2022? किस स्टेट में डेजर्ट कॉर्प ऑफ द इंडियन आर्मी ने क्या शुरुआत किया है? सुरक्षा मंथन 2022 का शुरुआत किया है। ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ बॉर्डर एंड कोस्टल सिक्योरिटी। किसके एस्पेक्ट्स में? बॉर्डर एंड कोस्टल सिक्योरिटी। ठीक है, चलो समझेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है ना? चलो देखो कुछ चीज है आप लोग को जो डायरेक्ट फैक्ट याद रखना है। BSF का चीफ कौन है? ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हमारे वेस्टर्न कोस्ट में कौन लगा रहता है? BSF लगा रहता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगा रहता है। ठीक है, BSF का चीफ कौन है ये बताओ? इंडियन कोस्ट गार्ड। किसका? इंडियन कोस्ट गार्ड का चीफ कौन है? ये भी बताना है आप लोग को बच्चों। BSF का चीफ कौन है? इंडियन कोस्ट गार्ड का चीफ कौन है? ठीक है, चलो
और इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें, भारतीय सेना के डेजर्ट कॉर्प ने किस राज्य में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? तो याद रखना ये जो हुआ है ये किसके साथ हुआ है? पाकिस्तान के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? पाकिस्तान के साथ हुआ है। क्लियर है ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं। हम ये जो कुछ फैक्ट्स बताए मैंने उसके आंसर याद रखो। हमारे बीएसएफ चीफ कौन है? पंकज कुमार सिंह। बीएसएफ चीफ कौन है? पंकज कुमार सिंह। इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ कौन है? वरुण सुंदर पठानिया। ठीक है ना? चलो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ कौन है? वीएस पठानिया। डेजर्ट कॉर्प्स मैंने अभी बताया, डेजर्ट कॉर्प की शुरुआत किसके कंट्री के साथ हुई है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाउंड्री साथ शेयर कौन करता है? राजस्थान, है ना? और जो जगह है वो कौन सी है? जोधपुर। ठीक है। इसके बाद याद रखोगे भारतीय भूमि सीमा टोटल हम कितने देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? तो याद रखना हम टोटल 7 देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं और टोटल लैंड कोस्ट हमारी कितनी हो गई? 15,200 किलोमीटर। भारतीय पाकिस्तान के साथ सीमा कितनी है? 3,323 किलोमीटर है। भारत सबसे अधिक सीमा किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ शेयर करता है 4,096। ठीक है। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स ऐड करूंगा मैं। इंडिया सबसे लोएस्ट मतलब सबसे कम, यहां पे जैसे था ना सबसे अधिक सीमा, तो सबसे कम सीमा किसके साथ बनाता है? बताओ। जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक फटाफट आंसर दो। ये बनाता है किसके साथ बच्चों? अफगानिस्तान के साथ। अरे किसके साथ बोलो? अफगानिस्तान के साथ। और कितने किलोमीटर? केवल 106 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? चलो यहां पे कुछ लैंग्वेज बता रहा हूं मैं। मैंड्रिन किस देश की लैंग्वेज है? बताओ। ये आप लोग को बताना है। मैंड्रिन लैंग्वेज किस देश की है? दूसरा सिन्हाला। सिन्हाला किस देश की है? ठीक है। तो चलो ये सारी चीजें याद रखना। मैंड्रिन किस देश की है? तो मैंड्रिन बोली जाती है चाइना में। सिन्हाला किस देश की लैंग्वेज है? सिन्हाला बोली जाती है श्रीलंका में। ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सारे फैक्ट्स याद हो रहे होंगे। सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ 4,096 और सबसे छोटी बाउंड्री 1,106 अफगानिस्तान के साथ, है ना? और डेजर्ट कॉर्प्स कहां शुरू हो रहा है? जोधपुर, राजस्थान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम नेम्ड नारी को नमन? ठीक है। कौन से भारतीय राज्य ने नारी को नमन की एक नई स्कीम शुरू की है? ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी स्कीम देखेंगे हम। सबसे पहले तो मैं बता दूं ये नारी को नमन स्कीम है क्या? ठीक है। नारी को नमन स्कीम है कि ये जो बसेस जो चलती है ना, गवर्नमेंट बसेस जो चलती हैं, गवर्नमेंट बसेस, गवर्नमेंट ट्रेन जो रहती हैं, ठीक है, तो इन गवर्नमेंट बसेस में महिलाओं को कितने % छूट दिया जाएगा? 50% छूट। यहां से 2 क्वेश्चन बनकर रेडी होते हैं। पहला, ठीक है, कि ये नारी का नमन जो है कौन से स्टेट में आई है? तो बच्चों याद रखो कि ये आई है हिमाचल प्रदेश। अरे कौन से स्टेट में आई है? ये आई है हिमाचल प्रदेश। अब इससे एक और क्वेश्चन बनता है, हिमाचल प्रदेश ने तो केवल 50% छूट देने की बात कही है, 100% छूट किसने दी है? तो याद रखो ये 100% छूट देने वाला जो स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, वो कौन है? दिल्ली। याद रहेगा। ठीक है। दिल्ली ने ऑलरेडी बहुत पहले महिलाओं को 100% फ्री ट्रेवल दे चुका है। ठीक है ना? चलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो कुछ फैक्ट्स हैं इसके लिए याद रखो। क्या? काशी यात्रा योजना कौन सी सरकार ने शुरू की है? इस योजना के तहत जो लोग मतलब ये जो यात्रा कर रहे हैं उनको 4-4 हजार रुपए दिया। 4,000 या 5,000 रुपए है। ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस योजना के तहत 4,000 रुपए दिए जाएंगे हर कोई जो यात्रा कर रहा है। तो पता करो और यात्रा करने निकल जाओ। ठीक है ना? 4,000 रुपए दिए जाएंगे। और ये यात्रा शुरू कहां से हो रही है? मतलब किसने, कौन सी सरकार ने ये योजना चलाई है? तो कर्नाटका। आंचल योजना, कौन सी योजना? आंचल योजना। आंचल योजना किसने शुरुआत की है? राजस्थान ने शुरुआत की है। हौसला योजना कौन सी? 1-2 एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है ये अभी तक। हौसला योजना कौन से स्टेट ने शुरू की है? जम्मू कश्मीर। नारी को नमन जो अभी मैंने आपको बताया, बसों में कितने छूट? 50% किराया छूट महिलाओं को देने के लिए बात की गई है। और कौन सा स्टेट ने शुरू किया इसको? हिमाचल प्रदेश। चलो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप लोग को याद हो रही होंगी। बोल बोल के पढ़ोगे तो याद होती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हेल्ड इन विच प्लेस? भाई मलेशिया की राजधानी बताओ सबसे पहले। यहां से यही क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर आप लोग बोलोगे क्या ऊटपटांग क्वेश्चन पूछ रहा है, मलेशिया की राजधानी। ठीक है। मलेशिया ओपन अभी हुए हैं इसलिए मलेशिया की राजधानी पूछ सकता है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। क्या है बच्चों? कुआलालंपुर। और यहीं पे हुए हैं आपके मलेशियन ओपन। ठीक है। चलो यहां पे याद रखोगे मलेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हेल्ड एट विच प्लेस? तो कुआलालंपुर। अरे याद रहेगा, कुआलालंपुर। इतना आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है। ठीक है। सिंपल सी चीज है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन है जो देखते जाओ। स्विस बैडमिंटन ओपन किसने जीता है? तो स्विस बैडमिंटन ओपन की हमारी इंडियन है पीवी सिंधु। पहली भारतीय है इन्होंने जो जीता है स्विस फर्स्ट
इंडियन, ये पहली भारतीय हैं जिन्होंने क्या जीता है ना, स्विस बैडमिंटन ओपन जीता है। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, थॉमस कप और उबर कप किस गेम से रिलेटेड है? थॉमस कप, उबर कप दोनों रिलेटेड है किससे? बैडमिंटन से रिलेटेड है। याद रखोगे, एकदम दिमाग में बैठा लेना, क्वेश्चंस आते हैं ये स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन, ऐसे कोई एग्जाम्स नहीं है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है? तो बोलो थॉमस कप और उबर कप कौन से गेम्स के लिए? बैडमिंटन। तो इसमें कोई प्लेयर नहीं रहता, इसमें देश विजेता होता है, और कौन सा देश जीता है इसमें? इंडिया जीता है, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? उबर कप का विजेता कौन है? तो भाई उबर कप को जीता है साउथ कोरिया ने। मलेशिया ओपन का मलेशिया ओपन हुआ कहां था? कुआलालंपुर में हुआ था। जो मैन है, जो जीता है वो कौन है? विक्टर एक्सेल्सन, ठीक है? विक्टर एक्सेल्सन इसको जीते हैं। चलो ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग कमेंट्स में जिसको पता है बताओ, नहीं तो कोशिश करो, ठीक है? नहीं तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल आएगा, ठीक है ना? क्या कि ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। विक्टर एक्सेल्सन कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? और आर इंटेनॉन, ये वुमेन विनर है, ये भी कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, ठीक है? कमेंट में मैं देखूंगा, चेक करूंगा, ठीक है? जो लोग सबसे पहले इसका आंसर देंगे उनके लिए एक सरप्राइज रहेगा नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स कब होने वाले हैं? देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आने वाले एग्जाम्स में आपको दिखेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में होने वाले हैं, और कहां होंगे? विक्टोरिया। कहां है विक्टोरिया? ये भी होमवर्क दे दूं क्या? चलो ये भी होमवर्क दे देता हूं, एक बता देता हूं, ये है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है? कहां है ये? ऑस्ट्रेलिया में है। बाकी होमवर्क रहेगा। एशियन गेम्स 2034 में होने वाले हैं, कहां होने वाले हैं? रियाद। कहां होने वाले हैं? रियाद। बताओ बच्चों रियाद कहां है? ओलंपिक अगले होने वाले हैं 2032 में, कहां? ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन, ठीक है? और ये भी मैं आप लोग को दे रहा हूं, होमवर्क है, अगले 1 घंटे के बाद ही मैं आप लोग को कमेंट्स में अपडेट करूंगा, ठीक है? कि ये चीज कहां पाई जा रही है, ठीक है ना? मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं ताकि मैं कमेंट में इसको अपडेट कर सकूं, है ना? मैं इसको कमेंट में अपडेट करूंगा, तब तक आप लोग के पास टाइम है, आप लोग बताओ कि ये सारी चीजें कहां हो रही है, ठीक है? जगह, कंट्रीज के नाम बताने हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, विच इंडियन एक्ट्रेस एंड एक्टर हैव बीन इनवाइटेड टू बिकम मेंबर्स ऑफ ऑस्कर एकेडमिक क्लास 2022? सिंपल सा आंसर है काजोल एंड सूर्या। सूर्या साउथ इंडियन एक्टर है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है? तो इन लोगों को ज्यूरी के, एज एन ऑस्कर ज्यूरी के लिए इनवाइट किया गया है, काजोल और सूर्या, ठीक है? और कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन बोर्ड ब्यूरो? ठीक है भैया, बैंकिंग वालों के लिए ऐसा है ना, बैंकिंग वालों के लिए क्वेश्चन है, एकदम स्वर्ग वाली चीज है, रट लो इनको, ठीक है? जितने भी आपके सरकारी बैंक हैं उनके अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो अभी तक आप लोग का आंसर आना चाहिए था बच्चों, बैंक बोर्ड ब्यूरो। सरकारी बैंकों का अध्यक्ष नियुक्त कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो। इसी का नाम बदल दिया गया है, और अब नाम इसका क्या हो गया है? FSIB, क्या हो गया है? फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, ठीक है? और बैंक बोर्ड ब्यूरो के आखिरी चेयरमैन कौन थे? तो भानु प्रताप शर्मा। बैंक बोर्ड ब्यूरो के आखिरी चेयरमैन कौन थे? भानु प्रताप शर्मा। और इसी का नाम बदला गया है बच्चों, चेयरमैन थोड़ी बदला गया है। तो FSIB का भी चेयरमैन कौन होगा? भानु प्रताप शर्मा, ठीक है? इसके भी चेयरमैन। कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, सरकारी बैंकों का चेयरमैन का चयन कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो, है ना? इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 2016 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई। अगर आ जाए कि FSIB का हेडक्वार्टर कहां है, तो अरे मुंबई में ही होगा ना, नाम बदला गया है, जगह थोड़ी बदली गई है, ठीक है? तो चेयरमैन कौन है? भानु प्रताप शर्मा। इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया? FSIB, ठीक है? और इसके चेयरमैन कौन है? भानु प्रताप शर्मा। Which country parliament has honored AIIA director Tanuja Nesari with Ayurveda Ratna Award? ठीक है, कौन सी कंट्री? तो इसका आंसर बच्चों ब्रिटेन। कौन सी कंट्री? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। मतलब ऑल इंडिया आपके आयुर्वेदा एसोसिएशन वालों ने भी इनको, ब्रिटेन को क्या किया है? सम्मानित किया इस अवार्ड से, और ये तनुजा नेसारी को ये मिला है। और कौन सी कंट्री? तो ब्रिटेन। क्लियर है, याद रहेगा, ब्रिटेन की पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बोला जाता है। ये तो बहुत, मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये देखा भी होगा, बहुत न्यूज में है। कौन सा इंडियन प्लेयर है जिसने अभी अभी टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड तोड़ा? कैसा रिकॉर्ड? एक ओवर में सबसे ज्यादा रन, एक ओवर में 35 रन मारे हैं। आप लोग को लग रहा होगा कोई बैट्समैन है, ठीक है ना? लेकिन ये बैट्समैन नहीं है, ये है जसप्रीत बुमराह, ये बॉलर है जसप्रीत बुमराह ने अभी अभी। और आप लोग को याद होगा इन्होंने, बेचारे ने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, किसके? जैसे इन्होंने जो एक ओवर में 35 रन मारे हैं, किसके ओवर में मारे हैं? उसी के ओवर में जिसके ओवर में युवराज सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के मारे थे, ठीक है ना? चलो
ये हिंट है आप लोग के लिए, अभी तक जहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन दिखेगा। पहली ऐसी ब्लैक जज बनी है कहां, यूएस के सुप्रीम कोर्ट में पहली ब्लैक जज बनी है, ठीक है ना। कौन बनी है पहली ब्लैक जज, तो केतनजी ब्राउन जैक्सन। आंसर क्या है बच्चों, केतनजी ब्राउन जैक्सन, ठीक है ना। यूएस सुप्रीम कोर्ट में पहली ब्लैक वुमेन बनी है कौन, केतनजी ब्राउन जैक्सन। उम्मीद करता हूं यहाँ पे आप लोगों को करीब 100 से प्लस पॉइंट्स आपके कवर हुए हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों को याद हुई होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं आज शाम को, नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा 6 जून का, आज शाम या कल सुबह आ जाएगा वो, क्या पीपीटी वगैरह बनवाने में टाइम लगता है ना, तो एक एक दिन लेट चलेंगे। जैसे 5 तारीख का वीडियो, ये जो 5 तारीख का है वो 6 या 7 को आएगा, 6 तारीख का 6 या 7 या 8 को आ जाएगा। इस तरीके से हम सारे वीडियोस कवर करते चलेंगे। ओके, नमस्कार, टेक केयर।